Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS 207 DBMS कोर्स के ER मॉडल टॉपिक को कवर करेंगे। ER मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ER मॉडल। ER मॉडल में ER का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। E स्टैंड फॉर एंटिटी, R स्टैंड फॉर रिलेशनशिप मॉडल। ये बेसिकली डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने से पहले डिजाइन फेज में ये मॉडल यूज होता है। डेटाबेस डिजाइनर इसके थ्रू पहले डिजाइन करते हैं और फिर उसके बाद डेटाबेस इंप्लीमेंट होता है। इट इज यूज टू शो द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज। ये मॉडल बहुत सारी जो एंटिटीज हैं उसको शो करने के लिए काम आता है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप मतलब उनके बीच में जो संबंध है वो शो करने के लिए काम आता है। एंटिटीज का मतलब कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें टीचर एक एंटिटी होगा, एडमिन एंटिटी होगा, स्टूडेंट एंटिटी होंगे, तो इस तरह से डिफरेंट एंटिटीज होंगी। इट मैप्स रियल वर्ल्ड विथ इनटू द डेटाबेस। जो रियल वर्ल्ड है उसको डेटाबेस में मैपिंग करने का काम ER मॉडल करता है। मतलब हम रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है किसी भी सिस्टम की, जो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसकी डेटाबेस में मैपिंग करने के लिए हम इस ER मॉडल का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की ऑटोमेशन करने के लिए। इट इज अ रियल वर्ल्ड परसेप्शन रिप्रेजेंट ओवर पेपर। जो रियल वर्ल्ड परसेप्शन है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, किसी भी तरह का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी रियल वर्ल्ड परसेप्शन है पेपर पे हम डिजाइन फेज में उसको यूज करते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। कॉन्सेप्चुअली हम किस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम चीजों को कैसे देखते हैं, लॉजिकली हम चीजों को कैसे समझते हैं, उन सभी चीजों की मॉडलिंग करना इस मॉडल के अंतर्गत आता है। इसमें डिफरेंट नोटेशंस हैं हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो एंटिटी होती है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शेप से हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो एंटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल या इलिप्स से। और रिलेशनशिप जो होते हैं उसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं और लिंक्स जो होते हैं उनको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेक्टेंगल, इलिप्स, डायमंड एंड लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं इस पूरे डायग्राम में। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम एंटिटी कहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, डिपार्टमेंट हो, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज हो गई। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है रियल वर्ल्ड में उनको हम एंटिटी कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट, टीचर, ये सब एंटिटीज हो गई। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जो उसके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटी की प्रॉपर्टीज है। एवरी इलिप्स रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट। हर इलिप्स जो हम ER डायग्राम में देखते हैं वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी, और अपने एंटिटी से वो एक लाइन से कनेक्टेड रहता है। तो अभी हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो एंटिटी है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये बर्थ डेट जो है वो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, मतलब हर स्टूडेंट की एक बर्थ डेट होगी तो उसका एट्रीब्यूट होगा। इसको इलिप्स में रिप्रेजेंट किया। नेम, हर स्टूडेंट का एक नेम होगा, उसको भी हमने इलिप्स में रिप्रेजेंट किया, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, उसको भी हमने इलिप्स में रिप्रेजेंट किया, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। तो स्टूडेंट यहां पर एंटिटी हो गई क्योंकि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और उसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो गए? नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, बर्थ डेट हो गया। तो ये एंटिटी और एट्रीब्यूट की बात हो गई। अब एट्रीब्यूट कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट होता है उसको सिंगल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। दूसरी तरीके का एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड।
एंड तीसरा होता है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड। तो क्या इनका क्या मीनिंग होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। इफ द एट्रीब्यूट्स आर कंपोजिट दे आर फर्दर डिवाइडेड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं तो वो फर्दर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में वो क्या हो सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं। अब हम यहां समझ सकते हैं कि यहां पर एक स्टूडेंट है, उसकी बर्थ डेट हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये उसके एट्रीब्यूट है। जो नेम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, जैसे नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंट बाय इलिप्स दैट आर कनेक्टेड विद एन एलिप्स। तो नेम जो है आपके फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है। तो नेम जो है वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया क्योंकि उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आर डिपिक्टेड बाय डबल इलिप्स। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसका नेम हो गया, बर्थ डेट हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका फोन नंबर भी होगा। तो फोन नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा फोन नंबर भी हो सकते हैं। स्टूडेंट है वो क्या है, मल्टी, आज के जमाने में तो एक इंसान एक से ज्यादा फोन रखता है, फोन नंबर उसके पास होते हैं, एक ही फोन में दो सिम होती है, दो फोन नंबर होते हैं। तो वो फोन नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया और उसको हम डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बार हम इलिप्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, इसको हमने दो बार इलिप्स से रिप्रेजेंट किया है, तो डबल इलिप्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। अब आता है डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट क्या होता है? डिराइव एट्रीब्यूट आर डिपिक्टेड बाय डैश इलिप्स। डैश इलिप्स से अपन रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव एट्रीब्यूट को। और डिराइव एट्रीब्यूट क्या होता है? एक एट्रीब्यूट से डिराइव होता है, उसको हम डिराइव एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे डीओबी को आप बर्थ डेट से डिराइव कर सकते हो, तो वो डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। अब आती रिलेशनशिप की बात। तो रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज एन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन बिटवीन वन और मोर एंटिटीज। एक और एक से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनके बीच में एसोसिएशन है, उनके बीच में जो संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप वेयर टू एंटिटी आर पार्टिसिपेटिंग इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी मतलब जहां पे दो एंटिटी आपस में पार्टिसिपेट कर रही है, दो एंटिटी आपस में एक दूसरे के साथ जो उन्होंने, उनके बीच में कॉन्टेक्ट है, उनके बीच जो संबंध है, वो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बाइनरी रिलेशनशिप है। नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड बॉक्स। जो रिलेशनशिप का नेम है वो डायमंड बॉक्स में लिखा जाता है। दो रिलेशनशिप को हम डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटिटी को हम रेक्टेंगल से करते हैं, एट्रीब्यूट को हम इलिप्स से करते हैं और जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम डायमंड से करते हैं। ऑल द एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप आर कनेक्टेड टू इट बाय ए लाइन। जो भी एंटिटीज हैं जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, वो रिलेशनशिप जो डायमंड बॉक्स के साथ वो कनेक्टेड थ्रू लाइंस के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। अब ये आप यहां समझ सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी ये है और ये रिलेशनशिप है। तो ये दोनों एंटिटीज इस रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है, तो ये लाइन से कनेक्टेड है और ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। ओके। कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम ए रिलेशन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द रिलेशन। कार्डिनलिटी क्या होता है? कितने इंस्टेंसेस है एंटिटी के जो रिलेशनशिप में एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। अगर हम इसको रिलेशनल टेबल के बारे में बात करें तो कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रोज। रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट आर रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट। रिलेशनशिप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस होते हैं, उसको कार्डिनलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट से हम समझते हैं। सबसे पहला आता है टाइप रिलेशनशिप का 1-to-1। 1-to-1 का क्या मतलब होता है? When one instance of an entity can participate in only one instance of another entity is in a relationship. 1-to-1 का मतलब एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब वो दोनों एक इंस्टेंस उन दोनों का पार्टिसिपेट कर रहा है। टीचर इज अ मेंटर ऑफ क्लास, पेशेंट एज अ बेड, डिपार्टमेंट हैंडल बाय HOD, स्टूडेंट एज अ पासपोर्ट, कंप्यूटर कनेक्टेड टू स्क्रीन। ये सब 1-to-1 रिलेशनशिप है। टीचर और क्लास के बीच में हर क्लास का एक टीचर होगा, पेशेंट और बेड के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट और HOD के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और पासपोर्ट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है। हर स्टूडेंट का एक पासपोर्ट होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप, हर कंप्यूटर की एक स्क्रीन होगी, उससे ज्यादा स्क्रीन नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये 1-to-1 रिलेशनशिप काम करता है। अब आता है 1-to-many रिलेशनशिप। अब 1-to-many रिलेशनशिप में क्या होता है? When one instance of entity can participate in multiple instances of another entity is called relationship. It is marked as 1-to-n.
एंटिटी जो है एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ 1 to n मतलब एक से ज्यादा के साथ वो कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं 1 to many। डिपार्टमेंट ऑफर कोर्सेज, अब एक डिपार्टमेंट कई कोर्सेज को ऑफर कर सकता है, तो डिपार्टमेंट और कोर्सेज के बीच में 1 to many का रिलेशनशिप है। मदर इज अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड, एक मदर कई चाइल्ड की पेरेंट हो सकती है, तो ये मदर और चाइल्ड के बीच में 1 to many रिलेशनशिप है। पेरेंट इज अ गार्जियन ऑफ चाइल्ड, अब एक पेरेंट कई चिल्ड्रन का गार्जियन हो सकता है, तो वो भी 1 to many रिलेशनशिप है। अब आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स, टीचर टीचर्स कोर्स, ये क्या हो गया 1 to many रिलेशनशिप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N to N। यहां पर हम एंटिटी लिखेंगे, यहां पर भी हम एंटिटी लिखेंगे, यहां हम रिलेशनशिप लिखेंगे, यहां हम N लिखेंगे, यहां पर भी हम N लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेनी टू मेनी। तो स्टूडेंट और कोर्स, एक स्टूडेंट कई कोर्सेज को रिलेट कर सकता है और एक कोर्स में कई स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, तो ये चीज जो होगी मेनी टू मेनी हो गई। एक टीचर कई कोर्सेज को पढ़ा सकता है और एक कोर्स सेम कोर्स कई टीचर के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी आपका क्या हो गया मेनी टू मेनी हो गया। तो इस तरह से हमारे पास हमने 3 रिलेशनशिप को अभी समझा, 1 to 1, 1 to many एंड मेनी टू मेनी। अब पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के बारे में बात करते हैं। पार्टिसिपेट जब एंटिटीज कर रही है तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट करती है। एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन, एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, टोटल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट बाय डबल लाइंस। अभी डबल लाइन जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करती है और सिंगल लाइन जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करती है। जो डबल लाइन्स है उसमें क्या एंटिटी जो है उसमें सारी एंटिटीज इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, इस वजह से ये टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, पार्शियल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इसमें कुछ एंटिटीज ही इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। और टोटल पार्टिसिपेशन क्या हो गया, सभी एंटिटीज इन्वॉल्व है रिलेशनशिप के अंदर। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन जो है वो हमारा 2 तरह के पार्टिसिपेशन कंस्टेंट हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एयरलाइन कैन असाइन टू फ्लाई मेनी फ्लाइट्स, एक एयरलाइन जो है वो कैन असाइन टू फ्लाई मेनी फ्लाइट, एक एयरलाइन काफी सारी फ्लाइट्स को फ्लाई कर सकती है, बट ईच फ्लाइट इज फ्लोन बाय ओनली 1 एयरलाइन, बट हर फ्लाइट जो है वो एक ही एयरलाइन के द्वारा वो फ्लो करेगी। एन एम्प्लॉई मे हैव अर्न्ड मेनी डिग्रीज, एक एम्प्लॉय के बाद कई सारी डिग्रीज हो सकती है, बट ईच डिग्री मे हैव बीन अर्न्ड बाय मेनी पीपल, हर डिग्री जो है वो कई एम्प्लॉयज वो जो है उसको अर्न कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप हमारे पास हो गए। ए कंपनी डेटाबेस नीड्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइज, एक कंपनी का डेटाबेस है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एम्प्लॉइज की, जैसे एसएसएन नंबर, सैलरी, फोन नंबर एज एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड बाय डिपार्टमेंट नंबर विद डी नेम, बजट एज एट्रीब्यूट, चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय विद नेम एंड एज एज द एट्रीब्यूट। Employee work in department, each department is managed by an employee. A children must be identified uniquely by name. When the parent who is an employee, assume that only one parent work for the company is known. We are not interested in information about a child once the parent leave the company. अब हमको इस प्रॉब्लम का ER डायग्राम बनाना, जो भी हमने पूरा थ्योरी पढ़ा उसको हमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए इसका ER डायग्राम बनाना। इस प्रॉब्लम का ER डायग्राम कैसे बनाया जाए, तो सॉल्यूशन हम समझते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्लॉई है, अब एम्प्लॉई की क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एसएसएन नंबर, सैलरी और फोन, ये हमने उस प्रॉब्लम से ही आइडेंटिफाई किया। ये हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम, बजट और डिपार्टमेंट नंबर। अब ये हमारे मेन प्राइमरी की होगी तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड का नेम और एज हो गया। ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया वर्क, तो एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, ये इसका रिलेशनशिप हो गया एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय ऑल्सो मैनेजेस डिपार्टमेंट, ये भी एक रिलेशनशिप हो गया। एम्प्लॉय चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉइज, तो ये एक रिलेशनशिप हो गया। तो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स, चिल्ड्रन, ये 3 हमारे पास एंटिटी हो गई।
ये डिपेंडेंट वर्क सीन मैनेजर्स, ये इसके रिलेशनशिप हो गए, ये इनके एट्रीब्यूट्स हो गए, और जो मेजर एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा, वो इनके मेजर एट्रीब्यूट हो गए, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है और इस तरह से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर हो गया ईआर डायग्राम के ऊपर, जिसमें हमने ईआर डायग्राम के महत्व को समझा, ईआर डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा, ईआर डायग्राम में कौन कौन से शेप्स यूज होते हैं वो समझा, किस तरह से उनका यूज करते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, किस तरह रिलेशनशिप होते हैं, कैसे एंटिटीज एट्रीब्यूट्स डिसाइड होते हैं, फिर किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक प्रॉब्लम लेके हमने उस चीज को समझा। सो होप दिस video lecture is very useful for you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much.